अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये तो तुम पिछली वीडियोस में क्लियरली समझ ही चुके होगे। प्लस वी ऑल्सो डिड अ टॉपिक कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये क्लैरिटी हो चुकी है कि प्रोपेंसिटी का मतलब है टेंडेंसी एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि देश में नेशनली मैक्रो इकोनॉमिकली व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द कंट्री टू स्पेंड, कंजम्पशन का कितना मतलब कितना खर्चा करने की आदत है लोगों को, दैट इज व्हाट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल अबाउट। ठीक, अब आज के वीडियो में शुरू करेंगे, चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट सब समझ लिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या है वो आज की वीडियो में समझेंगे, साथ ही व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव, that is also something we are going to talk about in today's video, right? Welcome everyone, आप लोग देख रहे हैं Eco World Digital Classes. This is macroeconomic series for standard 12th and हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। फाइन, चलो शुरुआत करते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड क्या था? टोटल प्लान्ड खर्चा इन द इकोनॉमी, यानी लोग कितना खर्चा करने वाले हैं, कितनी टोटल डिमांड है उनकी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई इज एग्जैक्टली इट, सप्लाई, flow of goods and services, total flow of goods and services in an economy in a year। साल भर में कितनी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज बनी और इकोनॉमी में मूव की, फ्लो, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, एग्रीगेट सप्लाई इज कंजम्पशन प्लस सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई को हम Y से भी डिनोट करते हैं, यानी इनकम से भी डिनोट करते हैं। अब कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि फॉर्मूला क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम से भी डिनोट करते हैं कीनीजियन मॉडल में। सो द फॉर्मूला इवेंचुअली बिकम्स Y इज इक्वल टू C प्लस S, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग। पहले तो फॉर्मूला समझो, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग, तो सेंस बनती है। तुम 50,000 कमा रहे हो, वो तुम्हारी इनकम, 50 में से 25 तुमने खर्चा किया कंजम्पशन, 25 तुमने सेव किया। तो अगर मुझे तुम्हारी टोटल इनकम निकालनी हो तो क्या करूं? तुम्हारा 25,000 का कंजम्पशन प्लस 25,000 की सेविंग को ऐड कर लेती हूं। सो 25 प्लस 25 इज योर इनकम विच इज 50,000। ठीक इसी लॉजिक से इकोनॉमी में भी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। जो भी इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई उसमें से कुछ हिस्सा कंज्यूम होगा और बाकी हिस्सा सेव होगा। देयरफॉर द फॉर्मूला इनकम Y इज इक्वल टू C प्लस S। ठीक, अब बात ये समझनी है कि Y और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात कैसे, और मैं इन्हें इंटरचेंजेबली कैसे यूज कर रही हूँ फॉर्मूला में, तो चलो इसको भी समझो। पहला फंडा, एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर्स ने कितना प्रोड्यूस करके सप्लाई करेंगे उसकी प्लानिंग, दिस इज ऑल्सो प्लान्ड, ओके, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। तो अक्रॉस तुमने दिमाग में रखना है, जैसे एग्रीगेट डिमांड फिजिकल यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं होता था, प्लान्ड खर्चे की बात थी, ठीक उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई भी प्लान्ड कितनी है, मतलब प्रोड्यूसर्स कितना प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, कितना खर्चा करेंगे चीजें बनाने में, दैट इज व्हाट एग्रीगेट सप्लाई इज। तो इट्स ऑल एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एंटे स्टैंड्स फॉर प्लान्ड। तो एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड, यानी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कितना खर्चा करेंगे कंज्यूमर्स, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई कितना खर्चा करेंगे प्रोड्यूसर्स सप्लाई क्रिएट करने में। ठीक, अब जब भी एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट होगी तो इनकम तो जनरेट होगी ना, मतलब मैंने 10,000 यूनिट्स चीजों के बनाए और बेच दिए एज अ प्रोड्यूसर, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट? इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम तो एक ही बात है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई भी हम मॉनेटरी टर्म्स में ही इवॉल्व चेक कर रहे हैं, मतलब हम हम एग्रीगेट सप्लाई को भी एग्रीगेट डिमांड की तरह फिजिकल यूनिट्स में नहीं देख रहे क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हम एग्रीगेट सप्लाई को भी मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे हैं। तो मैंने 10,000 यूनिट्स बेचे 10-10 रुपए के, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 10,000 इंटू 10। तो एग्रीगेट सप्लाई को अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में देखूं तो वो क्या है? इनकम। इसीलिए AS और Y इंटरचेंजेबली यूज होते हैं फॉर्मूला में। क्लियर है? लेट मी रिपीट। तो मैंने पहले कहा एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, प्लान्ड, एक्स एंटे, कितना प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग।
एग्रीगेट सप्लाई और इनकम को हम इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जब एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट करेगा, अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करें, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है वही प्रोड्यूसर की इनकम है, तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई और इनकम को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ओके, और इनकम के भी वही दो कंपोनेंट्स हैं भाई, जितना कमाओगे उसमें से आधा खर्चोगे आधा बचाओगे। सो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, और कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहां तक बात क्लियर? ग्रेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। कीनीजियन मैक्रो में, जेएम कीन्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट सप्लाई इज अज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक टिल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पता नहीं क्या बोला मैंने, समझा रही हूं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई उसको मैच करता जाएगा। तो अगर डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर डिमांड घटी, एग्रीगेट सप्लाई घट जाएगा और उसको मैच कर लेगा। यानी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट डिमांड, ना कि एग्रीगेट सप्लाई, अकॉर्डिंग टू कीन्स। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर्स कुछ भी करके उस डिमांड को मैच करने के लिए सप्लाई क्रिएट कर देंगे। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इज अज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक, यानी अगर डिमांड 50,000 से 1 लाख हुई तो प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी विल सी टू इट कि वो सप्लाई भी 1 लाख की कर दें। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा नहीं, एग्रीगेट सप्लाई ने उसको मैच कर लिया। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हुआ तो एग्रीगेट सप्लाई उसको भी मैच करेगी, बिकॉज इट इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई उसको मैच कर लेगा। मतलब एग्रीगेट सप्लाई will move according to aggregate demand। इसी कारण से मैंने शुरुआत में कहा था aggregate demand is the backbone of the economy। तो अगर हम कीनीजियन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हमें aggregate demand को देखना है। अगर aggregate demand बढ़ी तो सप्लाई तो बढ़ी जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली परफेक्टली इलास्टिक मतलब हमेशा ही परफेक्टली इलास्टिक है? तो फिर प्राइस राइज क्यों होता है? अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई उसको मैच कर रही है तो प्राइस राइज तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन होता है। तो इसका क्या लॉजिक है? ध्यान से सुनना। एग्रीगेट सप्लाई इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक टिल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस बात पे खास जोर दे रही हूं मैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? फुल एम्प्लॉयमेंट फिलहाल के लिए इतना समझ लो, इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग बिजनेसेस, ठीक है, जब वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएं तब तक एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई मैच करेगी। तो मान लो हमारी इकोनॉमी में डिमांड 50,000 से 1 लाख हुई, हमारी इकोनॉमी में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की क्षमता है, यानी हमारे यहाँ अभी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुई है, यानी रिसोर्सेज हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी हम 1 लाख यूनिट बना सकते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को मैच कर जाएगी, यानी वो 1 लाख यूनिट बना लेंगे। क्यों? बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो कीन्स ने कहा जी एग्रीगेट डिमांड बढ़े एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड घटा एग्रीगेट सप्लाई भी घटेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। क्योंकि जहां रिसोर्स यूटिलाइज हो गए फिर और कैसे प्रोड्यूस करोगे? लेट मी टेक एन इंडिविजुअल एग्जांपल, फिर समझ में आएगा। तो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम 50,000 यूनिट्स बनाते हो, डिमांड हो गई 1 लाख यूनिट की। तुम्हारी फैक्ट्री में 1.5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी थी, बनाते तुम 50,000 थे, डिमांड हो गई 1 लाख की, तुम खुश हो गए, तुमने बोला वाह 1.5 लाख की कैपेसिटी है, मैं 1 लाख तो बना ही सकता हूं, है ना। तो यानी तुम्हारी 1.5 लाख की कैपेसिटी जब यूटिलाइज हो जाएगी तब तुम उसको बोलोगे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई है। लेकिन क्योंकि अभी नहीं हुई है तो 1 लाख हो जाए डिमांड, तुम सप्लाई भी 1 लाख कर लोगे, 120 हो जाए डिमांड, तुम सप्लाई भी 120 करोगे। क्यों? क्योंकि अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं अचीव हुआ है, करेक्ट। तो टिल द टाइम योर 150 यूनिट्स इज नॉट अचीव्ड, योर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी, तो यू कैन मैच एग्रीगेट सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक है, फाइन। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि तुमने 1.5 लाख यूनिट बनाना शुरू कर दिया, यानी तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी 1.5 लाख यूनिट की तुमने बना दिए, अब डिमांड हो गई 2 लाख यूनिट की। अब क्या करोगे? कहां से बनाओगे 2 लाख यूनिट? 1.5 लाख तक की डिमांड को मैच कर सकते थे, कर दिया। अब 2 लाख तो नहीं हो सकता, क्यों?
क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है। यू हैव अ यूनिट विच कैन ओनली प्रोड्यूस 150, तो 2 लाख की डिमांड को कैसे मैच करोगे? बस अब इसी एग्जाम्पल को इकोनॉमी पे ले जाओ। जब तक इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुए तब तक एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई मैच कर सकती है। इट इज परफेक्टली इलास्टिक टिल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जहां इकोनॉमी के रिसोर्स यूटिलाइजेशन पूरी हो गई, भाई जितनी जगह थी वो यूटिलाइज हो गई, जितने रिसोर्सेज थे वो सब यूटिलाइज हो गए, फिर अगर उसके बाद एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो एग्रीगेट सप्लाई उसे मैच नहीं कर पाएगी, एंड दैट इज व्हाई यू सी इन्फ्लेशन या प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी डू द नेक्स्ट चैप्टर, बट फिलहाल के लिए अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, एग्रीगेट सप्लाई इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक टिल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक क्लियर? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट द टेबल। इस रिलेशनशिप को हम टेबल पे देखेंगे। लेवल ऑफ इनकम 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन आप जानते हैं 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ होगा, हम उसे ऑटोनॉमस कहते हैं, एंड वील मूव फॉरवर्ड। सेविंग कैसे निकल रही है? y माइनस सी। तो अब पहला जो सेविंग का टेबल है उस पे है -50। क्यों है माइनस? भाई इनकम है तुम्हारी 0, कंजम्पशन है 50, तो हर कोई तो नहीं भीख मांग सकता, फिर क्या करोगे? अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालोगे। सो लेट्स से दिस मंथ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग बट यू आर कंज्यूमिंग थिंग्स, तुम खा पी रहे हो, जी रहे हो, तो पैसा तो चाहिए, तो कहाँ से निकालोगे? सेविंग में से। तो यानी सेविंग में से करोगे विड्रॉ, नेगेटिव। इसीलिए फर्स्ट सेविंग का जो कॉलम है वो नेगेटिव में आ रहा है, इन्हें डिस सेविंग्स बोलते हैं। डिस सेविंग मतलब आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो योर इनकम इज 0, योर कंजम्पशन इज 50, सेविंग कैसे निकलेगी? y माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग -50। ठीक है, इस तरीके से पूरा कॉलम आया। अब as कैसे निकलता है? c प्लस एस करके निकाल लो, c प्लस एस करके हमारा as का कॉलम निकल आया। क्लियर है? समझ में आ गया? ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ इसी चीज में एग्रीगेट सप्लाई में अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द नेशन टू कंज्यूम, कितना खर्चा करेंगे, propensity to save is the tendency of the nation to save। कोई कंट्री जैसे कि हमारी has a greater propensity to save, हम लोग सेविंग करने में बहुत बिलीव करते हैं, और ये मेरे या तुम्हारे लिए ट्रू नहीं है, यू विल सी दिस ट्रेंड अक्रॉस द कंट्री, है ना? तो हम लोगों की, इंडिया की propensity to save is high, we people believe in saving। So propensity to save shows functional relationship between income and saving। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग का क्या होता है वो propensity to save दिखाता है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को देखो, समझ में आ जाएगा। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब भी propensity to save बनाने को आएगा या एग्रीगेट सप्लाई बनाने को आएगा, 2 डायग्राम बनेंगे ठीक ऐसे, एक में नहीं दिखाना, एक में नहीं दिखाना, 2 अलग बनाओ। तो पहला वाला डायग्राम ठीक वही है जो हमने propensity to consume में किया था। इस एक्सेस पे कंजम्पशन, इस एक्सेस पे इनकम। ओरिजिन से हमारा इनकम कर्व शुरू हो रहा है बिकॉज इनकम कैन बी 0। कंजम्पशन पॉजिटिव से शुरू हो रहा है बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन है OC, C बार, एंड जहां पे इनकी इंटरसेक्शन है वहां पे C इज इक्वल टू Y। पहले C इज ग्रेटर देन Y, फिर C इज लेस देन Y, और फिर C इज इक्वल टू Y। ठीक है, अब इन्हीं तीनों पॉइंट से सेविंग कर्व को रिलेट करना है। ये बना सेविंग का कर्व। एक्सेस नेगेटिव में भी दिखाया है क्योंकि डिस सेविंग्स दिखानी है, नेगेटिव सेविंग्स दिखानी है, तो एक्सेस को नेगेटिव में भी दिखाया गया है। एंड देन दिस इज योर आउटपुट एक्सेस। नाउ लुक एट दिस। शुरुआत में जब तुम्हारी इनकम 0 थी लेकिन कुछ कंजम्पशन था विच इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो तुम्हें अपनी सेविंग या इकोनॉमी को अपनी सेविंग से निकालना पड़ता है, डिस सेविंग्स करनी पड़ती है, जो कि होता है नेगेटिव। तो इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व ये है, और ये हम नेगेटिव एक्सेस में -s दिखा रहे हैं कि मतलब 50 का ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो 50 की ही डिस सेविंग है, तो 50 ऑटोनॉमस कंजम्पशन -50 डिस सेविंग्स। ठीक, फिर जैसे जैसे कंजम्पशन और इनकम दोनों बढ़ रहा है, ऑब्वियसली कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो सेविंग नेगेटिव ही होगी। 50 कमाते हो, 80 खर्चते हो, तो सेविंग ठन ठन गोपाल नहीं होगी, नेगेटिव में रहेगी। इसीलिए हमारा सेविंग कर्व नेगेटिव एक्सेस में है। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जहां तुम्हारी कंजम्पशन और इनकम हो गए इक्वल। 50 कमाया, 50 खर्चा, अगेन सेविंग इज गोइंग टू बी 0। तो एग्जैक्टली जहां C इज इक्वल टू Y की इंटरसेक्शन है, उससे आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड यू विल इंश्योर कि तुम्हारा सेविंग कर्व वहीं पे काटे इस एक्सिस को।
ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। C इज इक्वल टू वाई ऊपर वाली डायग्राम में जहां पर है, ठीक उसी की सीध में सेविंग्स इज इक्वल टू 0, सेविंग्स का कर्व एक्सेस को काटना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ठीक है, क्योंकि जहां ब्रेक इवन पॉइंट है वहीं सेविंग्स 0 है। फाइनली इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, 80,000 कमा रहे हो, 50,000 उड़ा रहे हो, तो बचाया कितना 30,000 प्लस, इसीलिए सेविंग्स कर्व बढ़ रहा है और अब पॉजिटिव एक्सिस में आ चुका है। क्लियर है? तो इनिशियली जब कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम, यू आर अर्निंग 50, यू आर कंज्यूमिंग 80, सेविंग नेगेटिव है ही नहीं, तो नेगेटिव एक्सिस में। फिर 50 कमाया, 50 उड़ाया, सेविंग 0 है, तो S इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली यू आर अर्निंग 80, यू आर स्पेंडिंग 50, तो 30 की सेविंग पॉजिटिव सेविंग है, तो आपका सेविंग कर्व पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीगेट सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, इसको समझा। आई होप यू आर क्लियर विद इट। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।